सोचिए आपने 30 से 35 साल मेहनत करके हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा काट करके पीएफ या किसी पेंशन स्कीम में जमा कर दिया। आपको लगता है कि भैया रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में ये जो पैसा मैंने जमा किया है मेरा सहारा बनेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया में जिन देशों की पेंशन सिस्टम सबसे कमजोर है उसमें भी भारत सबसे नीचे गिना जाता है तो कैसा लगेगा? अब ये जो सवाल आपके मन में चुभ रहा है इसी का जवाब लेकर के आई हूं मैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। देखिए, मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट की ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में भारत 52 देशों में यानी कि 52 देशों में 45वें पोजीशन पर है। इसे ग्रेड डी दिया गया है ओवरऑल, मतलब कि हमारे देश का पेंशन सिस्टम ना तो एडिक्वेसी यानी कि बुजुर्गों को मिलने वाली जो आमदनी है उसमें अच्छा है, ना ही सस्टेनेबिलिटी यानी कि सिस्टम कितने समय तक टिक पाएगा इसमें भी अच्छा नहीं है, और ना ही इंटीग्रिटी यानी कि सिस्टम की जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है और गवर्नेंस है, ये रिपोर्ट दिखाती है कि उसमें भी अच्छा नहीं है। अब ये रिपोर्ट बताती है कि अगर भारत ने जल्दी सुधार नहीं किया तो लाखों रिटायर लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। भारत का पेंशन सिस्टम इतना कमजोर क्यों है? देखिए, भारत में रिटायरमेंट के लिए जो मौजूदा ढांचा है वो 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ, नेशनल पेंशन सिस्टम जिसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं, आए दिन इसके ऊपर हम चर्चा करते रहते हैं। 1 अक्टूबर से इसके कई सारे नियम भी आए हैं, बदलाव हुए हैं, यानी एनपीएस, और सरकारी स्कीम्स जैसे कि अटल पेंशन योजना जिसे हम एपीवाई के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट फंड्स और एम्प्लॉयर मैनेज्ड पेंशन भी चलाते हैं। लेकिन असली समस्या ये है कि देश के सिर्फ 25% से भी कम लोग इस सिस्टम के दायरे में आते हैं। मतलब बाकी बचे हुए जो 75% लोग हैं, खासतौर पर जो इनफॉर्मल या फिर गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, वो रिटायरमेंट में किसी पेंशन सिक्योरिटी के भरोसे पर नहीं है। ये कवरेज दुनिया में सबसे कम में गिना जाता है और यहीं से दिक्कत शुरू होती है। अब जो मैंने आपको ये 3 क्लासिफिकेशंस बताई यानी कि एडिक्वेसी, सस्टेनेबिलिटी, इंटीग्रिटी, इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट के जो 3 पिलर्स हैं उसमें सबसे कमजोर भारत का एडिक्वेसी स्कोर है जिसे ग्रेड ई मिला है। जी हाँ, ग्रेड ई। एडिक्वेसी का मतलब होता है कि रिटायरमेंट के बाद किसी को मिलने वाली पेंशन या आमदनी जरूरतों को उसकी पूरा कर पा रही है या फिर नहीं। अब रिपोर्ट कहती है कि भैया भारत में ज्यादातर बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है वो उनकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाती। कई देशों के रिटायरमेंट पर आपको औसतन जो सैलरी है वो 60 to 70% तक पेंशन के रूप में मिलता है, जबकि भारत में ये 30% से भी कम है। इसका सीधा मतलब ये है कि जिसने जिंदगी भर काम किया वो रिटायरमेंट के बाद अपनी दवा, किराया, बिजली का बिल, रोजमर्रा का जो खर्च है वो भी सही से नहीं चला पा रहा है। अब दूसरा मुद्दा आता है सस्टेनेबिलिटी का। रिपोर्ट में भारत को सस्टेनेबिलिटी के नाम पे ग्रेड डी दिया गया है। ये बताता है कि मौजूदा पेंशन सिस्टम जो है वो ज्यादा लंबे समय तक फाइनेंशियली टिक नहीं पाएगा। भारत की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, लेकिन पेंशन असेट्स यानी कि जो पैसा पेंशन स्कीम में जमा है वो देश के जीडीपी के मुकाबले बहुत छोटा है। जितने लोग भविष्य में पेंशन लेंगे उतनी बचत सिस्टम में जमा की ही नहीं जा रही है, हो ही नहीं रही है। ऊपर से लोग पीएफ या फिर पेंशन अकाउंट से बीच में ही पैसा निकाल लेते हैं, यानी जिसे हम अर्ली विड्रॉल भी कहते हैं। इससे रिटायरमेंट तक पर्याप्त जो रकम होनी चाहिए वो बच ही नहीं पाती। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ये जो ट्रेंड सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी है उसको कमजोर कर रहा है। अब बात करते हैं इंटीग्रिटी की, यानी कि सिस्टम का रेगुलेशन, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी। यहाँ भारत को ग्रेड सी मिला है। बाकी 2 जो पिलर्स हमने बात की है उससे थोड़ा सा ये बेहतर जरूर है, लेकिन फिर भी कमजोर है। असल में भारत में पेंशन सिस्टम कई हिस्सों में बटा हुआ है। ईपीएफओ का जो नियंत्रण है वो लेबर मिनिस्ट्री के पास है, जबकि एनपीएस को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए जिसे हम कहते हैं वो देखती है। इससे नीतियों में तालमेल की कमी रह जाती है और एक यूनिफाइड स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर नहीं होने की वजह से ओवरसाइट कमजोर पड़ जाता है। अच्छा, इस रिपोर्ट में साफ साफ जो 4 बड़ी स्ट्रक्चरल वीकनेस है उसको भी बताया गया है। सबसे पहले, नो मिनिमम पेंशन गारंटी। देखिए, भारत में कोई ऐसा नेशन वाइड पेंशन फ्लोर नहीं है जो गरीब बुजुर्गों को कम से कम एक बेसिक जो आमदनी होती है उसकी गारंटी देता हो। दूसरा है लो कवरेज। अनऑर्गेनाइज्ड और गिग सेक्टर में काम करने वाले जो ज्यादातर लोग हैं वो पेंशन सिस्टम से बाहर हैं। तीसरा है वीक असेट ग्रोथ। पेंशन में जमा पैसा जीडीपी के मुकाबले बहुत कम है, मतलब सिस्टम की जो वित्तीय गहराई है वो नहीं बन पा रहा है।
चौथा आता है फ्रेगमेंटेड रेगुलेशन, यानी कि दो दो मंत्रालय और कई रेगुलेटर होने की वजह से नीतियां बिखरी हुई हैं। कोऑर्डिनेशन में काफ़ी हद तक कमी देखी जा सकती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जिसे हम कहते हैं। हाल ही में ईपीएफओ ने पीएफ विड्रॉल रूल्स में बदलाव भी किया था, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और गुस्सा उनके बीच में फैल गया था। हमने भी इसके बारे में आपको खबर बताई थी। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अब पूरा पैसा निकालने के लिए 36 महीने का आपको इंतजार करना होगा और 25% यानी 25% बैलेंस रिटायरमेंट तक आपको रोकना पड़ेगा। अब लोग डर गए कि भैया इतनी मेहनत की हमारे पैसे की कमाई है वो, और ज़रूरत के टाइम पे हम इसे निकाल ही नहीं पा रहे। लेकिन बाद में न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ ने सफाई दी कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई नौकरी छोड़ देता है तो 75% पीएफ कॉर्पस तुरंत निकाला जा सकता है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट को 12 महीने हो चुके हैं, यानी 12 महीने तक आपकी कोई नौकरी नहीं लगती, आपको कोई नौकरी नहीं मिली है, तो जो बचा हुआ 25% है वो भी निकाला जा सकता है। विड्रॉवल कैटेगरीज को भी आसान बनाया गया है। पहले 13 कैटेगरीज थी, अब सिर्फ 3 जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो शामिल है इसमें, यानी इसेंशियल नीड, हाउसिंग और स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इन तीनों कैटेगरीज के ऊपर काम किया जा रहा है। लोग अब साल में 2 बार विड्रॉल कर सकते हैं। ईपीएफओ का कहना है कि इसका जो पूरा मोटिव है वो ये है कि लोगों की जो बचत है उसके लिए उनको प्रोटेक्ट करना है उनका पैसा, क्योंकि लगभग आधे से ज़्यादा पीएफ अकाउंट में फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे 20,000 से भी कम रुपए बचता है। लेकिन जो क्रिटिक्स है वो ये कह रहे हैं कि ये कदम उन लोगों के लिए परेशानी बन सकता है जो अस्थिर नौकरियां करते हैं, अस्थिर नौकरियों में काम करते हैं और जिन्हें पैसे की सख्त ज़रूरत होती है, किसी भी इमरजेंसी में उनको ज़रूरत पड़ सकती है। 2025 की पेंशन इंडेक्स रैंकिंग में सिंगापुर 86 अंक के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद नीदरलैंड्स और आइसलैंड जैसे जो देश हैं वो शामिल हैं, और इन देशों में यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस है और सस्टेनेबल फंडिंग भी शामिल है। वहीं भारत एडिक्वेसी सस्टेनेबिलिटी में सबसे नीचे गिने जाने वाले देशों में से एक है। फिलीपींस, टर्की और अर्जेंटीना इनके साथ नीचे की श्रेणी में शामिल है। अब इनके लिए रिपोर्ट ने कई अहम सुझाव भी दिए हैं ताकि उस पर काम किया जा सके। इसको बेटर बनाने के लिए एक मिनिमम पेंशन गारंटी शुरू की जाए ताकि कोई भी बुजुर्ग बिल्कुल जीरो आमदनी पर ना रहे। अनऑर्गेनाइज्ड और गिग वर्कर्स को पेंशन कवरेज में लाया जाए। पीएफ और पेंशन फंड्स में अर्ली जो विड्रॉल है उसको कम करने के लिए मिनिमम एक्सेस एज जो है वो तय की जाए। रेगुलेशन को और भी ज़्यादा मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन बनाया जाए। ट्रांसपेरेंसी और लो कॉस्ट फंड मैनेजमेंट को भी बढ़ाया जाए और पेंशन फंड्स को निवेश में थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए ताकि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स और भी ज़्यादा बढ़े। मर्सर के जो सीनियर पार्टनर हैं डेविड नॉक्स, वो ऐसा कहते हैं कि अगर भारत कवरेज बढ़ाए और इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करे तो अगले 10 सालों में पेंशन असेट्स को जीडीपी रेशियो 2 गुना कर सकती है। सच्चाई यह है कि भारत की पेंशन स्कोर पिछले 5 सालों में 43 और 45 के बीच में अटकी हुई है, जबकि पड़ोसी देश यानी कि चाइना और इंडोनेशिया ने पॉलिसी एक्सपेंशन और डिजिटल इंक्लूजन से थोड़ी प्रगति की है, थोड़ा प्रोग्रेस किया है। भारत में 80% से ज़्यादा जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है और अभी सिर्फ 5.3% आबादी एनपीएस और एपीवाई यानी कि जो मैं आपको पहले बताई थी अटल पेंशन योजना उससे जुड़ी हुई है। यानी बाकी करोड़ों जो लोग हैं वो रिटायरमेंट के वक्त पूरी तरह अपने दम पर होंगे बिना किसी पेंशन बैकअप के। कुल मिलाकर के पेंशन सिस्टम कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस पर ध्यान सिर्फ बुजुर्गों को देना चाहिए, ये हम सबका फ्यूचर है। आज अगर आप 25 से मान लीजिए कि 30 साल के हैं और कम से कम जो भी आप जॉब कर रहे हैं तो ये जो सिस्टम है आपके लिए भी उतना ही अहम, उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस सिस्टम में आप सालों साल अपना पैसा जमा करते जाते हैं, इन्वेस्ट करते जाते हैं, वही सिस्टम आज दुनिया में सबसे कमज़ोर माने जाने वालों में से एक है। अगर भारत को सच में अपने लोगों को उनके रिटायरमेंट के टाइम पे, उनके बुढ़ापे के टाइम पे आर्थिक सुरक्षा देनी है तो सिर्फ स्कीम बनाना काफ़ी नहीं होने वाला है। मिनिमम पेंशन गारंटी, ब्रॉड कवरेज, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्रीडम जैसे जो ठोस कदम है वो उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब रिटायरमेंट आएगा तब सवाल सिर्फ पैसे का नहीं होगा, सवाल गरिमा से जीने का भी होगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।